कभी कभी क्राइम्स का पता तब चलता है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। स्क्रीम्स, ब्लड, केओस। पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक स्मेल थी और एक तंदूर था। ये कहानी सिर्फ मर्डर का केस नहीं है, ये एक टेस्ट है लॉ का, इन्वेस्टिगेशन का और उस बिलीफ का कि अगर एविडेंस को जला दिया जाए तो क्या सच भी खत्म हो जाता है। ये केस है द इनफेमस तंदूर मर्डर का। वेलकम टू द क्राइम शो। जुलाई 1995, दिल्ली। रात का टाइम। अशोक यात्री निवास एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट था, बागिया रेस्टोरेंट। रात को उस रेस्टोरेंट में किचन जल रही थी। उस किचन के अंदर एक तंदूर जल रहा था। इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। अनयूजुअल था तो सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ थी एक बहुत ही अनयूजुअल स्मेल। ये कोई खाने की स्मेल नहीं थी, ये ना ही कोई चारकोल की स्मेल थी। ये एक बहुत ही हैवी, इरिटेटिंग सी स्मेल थी जो नॉर्मल किचन एक्टिविटी से मैच नहीं कर रही थी। एक औरत जो उस वक्त उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी, उन्होंने इस स्मेल को नोटिस किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पहुँचा। उस कांस्टेबल के लिए ये एक रूटीन विजिट थी। शायद तंदूर ओवरहीट हो गया होगा या किचन में कुछ जल गया होगा। एज यूजुअल नॉर्मल डे टू डे रेस्टोरेंट एक्टिविटीज़। तो जब वो कांस्टेबल रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहाँ के स्टाफ से तंदूर ओपन को करने को कहा जाता है, तो पहले वो स्टाफ मेंबर थोड़ा हिचकिचाता है और वो कांस्टेबल को जाने के लिए कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि वी आर बर्निंग ओल्ड इलेक्शन पोस्टर्स। एंड कांस्टेबल वहाँ से चले भी गए। बट देन समथिंग क्लिक्ड इन हिज माइंड एंड ही रिटर्न बैक टू द रेस्टोरेंट। इस टाइम वो बहुत स्टर्न होके बोले कि तंदूर को खोलो। एंड इस टाइम उस रेस्टोरेंट स्टाफ को तंदूर खोलना पड़ा। जैसे ही तंदूर खुला, सिचुएशन कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो गई। अंदर जो था वो कोई फूड वेस्ट या पेपर वेस्ट नहीं था, वो एक इंसान था या जो भी उसका कुछ बचा हुआ था। बॉडी इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि पहचान पाना मुश्किल था। आर्म्स और लेग्स हीट की वजह से कंप्लीटली अलग हो चुके थे बॉडी से। पर ये ज़रूर क्लियर था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उस एरिया को तुरंत सील कर दिया गया। सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया। रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर तो ध्यान ही नहीं गया था। पुलिस को यही नहीं पता था कि बॉडी है किसकी। पुलिस एक मर्डर के एंड पॉइंट पर खड़ी थी, बिना ये जाने कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बॉडी की कंडीशन की वजह से पहली ऑटोप्सी में कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो पाया। स्टमक में अल्कोहल मिला और कॉज ऑफ डेथ को एक्सेसिव ब्लीडिंग बताया गया। दिल्ली पुलिस इस रिपोर्ट से सैटिस्फाइड नहीं थी। पहली ऑटोप्सी इनकॉन्क्लूसिव निकली, लेकिन प्रेशर बढ़ने के बाद सेकंड पोस्टमार्टम भी हुआ और इस बार डॉक्टर्स ने क्लियर बुलेट वुंड्स को आइडेंटिफाई किया, वो भी 2 वुंड्स। अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स 2 बुलेट वुंड्स आइडेंटिफाई किए गए थे। एक था स्कल में और एक था नेक में। ये रिजल्ट कोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे ये क्लियर था कि डेथ जो थी वो तंदूर या तंदूर की आग की वजह से नहीं हुई थी। डेथ उससे पहले हो चुकी थी। तंदूर को सिर्फ और सिर्फ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। पर सवाल अभी भी सेम था कि ये बॉडी किसकी थी, ये कौन था और इसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया। तब एक आदमी आगे आया, मतलूम करीम। उसने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। फेशियल फीचर्स, हेयर और बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसने बताया कि ये बॉडी नैना सहनी की थी।
ये एक कंफर्मेशन टर्निंग पॉइंट था। पुलिस ने जब नैना सैनी के बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला कि वो एक मैरिड वुमन थी, दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में रहती थी और नैना के हस्बैंड का नाम था सुशील शर्मा, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल वर्कर थे। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन ने एक नई डायरेक्शन ली। जब पुलिस ने कंफर्म कर लिया कि तंदूर में जो बॉडी मिली है वो नैना सहनी की थी, इन्वेस्टिगेशन का फोकस तुरंत शिफ्ट हो गया रेस्टोरेंट से निकलकर नैना के घर की तरफ। नैना सहनी एक एजुकेटेड लड़की थी, सोशली एक्टिव थी और अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी क्लियर थी। उनकी शादी सुशील शर्मा से हुई थी, जो एक, जैसा हमने पहले कहा, एक पॉलिटिकल वर्कर और लोकल लीडर था। बाहर से उनकी मैरिज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पब्लिक ड्रामा नहीं, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट से अलग पिक्चर ही सामने आ गई। ये शादी काफ़ी टाइम से अनस्टेबल थी। नैना और सुशील के बीच जो टेंशन थी वो लाउड फाइट्स के फॉर्म में नहीं थी। ये वो टाइप का टेंशन था जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोल और इमोशनल डिस्टेंस के थ्रू। नैना अपनी लाइफ में ऑटोनॉमी चाहती थी, डिसीजंस खुद लेना चाहती थी। सुशील के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी फेज में नैना की लाइफ में एक और आदमी आता है। उसका नाम था अगेन मतलूब करीम। मतलूब करीम कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं था, वो नैना को पहले से जानता था। दोनों का कनेक्शन पर्सनल भी था और पॉलिटिकल सर्कल के थ्रू भी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक नैना और मतलूब के बीच एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ये बात सिर्फ इमोशनल लेवल तक लिमिटेड नहीं थी, इस फ्रेंडशिप का इम्पैक्ट नैना की मैरिज पर भी पड़ रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि सुशील शर्मा को शक था कि नैना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मतलूब के साथ। यहीं से केस का एक साइकोलॉजिकल कोर समझ में आ गया। ये सिर्फ जेलीसी का केस नहीं था, एक जलन का केस नहीं था, ये एक वुंडेड ईगो का केस था। कोर्ट ने बाद में ये ऑब्जर्व किया कि सुशील के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल बेट्रेयल नहीं था, बल्कि अथॉरिटी और कंट्रोल पर एक डायरेक्ट चैलेंज था। इनकी मैरिज अब सिर्फ अनहैप्पी नहीं थी, बल्कि ब्रेक होने के स्टेज पर पहुंच चुकी थी। 2 जुलाई 1995 की रात नैना अपने फ्लैट पर थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, अल्कोहल कंज्यूम करते हुए। और सुशील जैसे ही घर आया तो नैना ने तुरंत फ़ोन काट दिया। सुशील को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने उस फ़ोन को रीडायल किया और पाया कि फ़ोन की दूसरी साइड पर मतलूब है। मतलूब की आवाज़ सुनकर सुशील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड उस गुस्से में अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से नैना सहनी पर फायरिंग करी। शॉट्स हेड और नेक एरिया में लगे। नैना सहनी वहीं मर गई। अब इसी पॉइंट पर स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होता है। मर्डर के बाद कोई पैनिक नहीं दिखाई देता सुशील के अंदर। कोई भी नेबर को कॉल नहीं करता है, कोई एम्बुलेंस नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। इंस्टेड एक डिसीजन लिया जाता है कि बॉडी को हटाना है, एविडेंस को ख़त्म करना है। सुशील ने बॉडी को एक चादर में रैप किया और अपनी कार में रखा। इस स्टेज पर यह क्लियर हो चुका था कि ये एक इम्पल्सिव क्राइम नहीं है। अब जो भी हो रहा था वो सब प्लान्ड था, सोचा समझा हुआ था। सुशील बॉडी को लेकर अशोक यात्री निवास पहुंचा, जहां बागिया रेस्टोरेंट था। यहाँ पर एक और आदमी इस कहानी में एंटर करता है और वो वही रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है, जो है रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुशील शर्मा ने केशव कुमार से मदद मांगी बॉडी को तंदूर में डालने और जलाने के लिए। केशव ने इस काम में पूरा कोऑपरेट भी किया। रेस्टोरेंट को सिर्फ बॉडी डिस्पोजेबल का लोकेशन बनाया गया था। बॉडी को तंदूर में डाला गया, आग को हाई हीट पर रखा गया। सोचा गया कि शायद ये एक्सट्रीम हीट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, आइडेंटिटी, एविडेंस, कॉज ऑफ डेथ। तो उस आग को मेंटेन करने के लिए घी यूज हो रहा था। और जब घी खत्म हो गया तो सुशील ने केशव को बटर लाने के लिए बोला। केशव
500 ग्राम यानी कि हाफ केजी बटर लेकर आया, पर वो भी काफ़ी नहीं था। तो सुशील ने पेपर यूज़ किए बॉडी को जलाने के लिए, लेकिन यहीं पर एक बेसिक असम्पशन गलत साबित हुई। आग सब कुछ नहीं मिटा सकती है। तंदूर जलता रहा घंटों तक, लेकिन स्मोक और स्मेल कंट्रोल नहीं हो पाई। स्मेल नॉर्मल किचन एक्टिविटी से अलग थी। लोगों ने नोटिस किया और इसलिए पुलिस को बुलाया, और जब कांस्टेबल ने तंदूर खोला तो उनका प्लान वहीं ख़त्म हो गया। जो डिस्ट्रॉय करना था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। केशव वहाँ से भाग नहीं पाया और वहीं अरेस्ट हो गया। Whereas सुशील ran from there and grounded himself. वो इनिशियली तो इस सिचुएशन को इवेट करता रहा, उसने एलिबाइज भी दिए, ट्रैवल की बातें की, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस टाइटन होता गया उसके लिए ऑप्शंस ख़त्म होते गए। एंड फाइनली ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ ऑन 10th of July 1995। केस जो था वो कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि बॉडी तंदूर में कैसे पहुंची, वो इस्टेब्लिश हो चुका था। सवाल ये था कि क्या बिना इंटैक्ट बॉडी के मर्डर प्रूव हो सकता है। कोर्ट ने ये माना कि अगर कोई आदमी मर्डर के बाद बॉडी को ऐसी जगह ले जाता है जहां एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सके, तो ये खुद एक पावरफुल इंडिकेटर है। ये पैनिक नहीं, प्लानिंग होती है। ट्रायल कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये एक डेलिबरेट होमिसाइड था और बॉडी को जलाना सिर्फ क्राइम छुपाने की कोशिश थी। सुशील शर्मा को मर्डर के लिए कॉन्विक्ट किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दी। हाई कोर्ट में अपील हुई, वहाँ कॉन्विक्शन को अपहोल्ड किया गया, लेकिन सेंटेंसिंग पर डिटेल डिस्कशन हुआ। अब केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल रिपीट किया, एब्सेंस ऑफ अ बॉडी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ अ क्राइम। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रांग हैं कि कोई रीजनेबल डाउट नहीं बचता। मर्डर के बाद के एक्शंस, बॉडी का ट्रांसपोर्ट, तंदूर का यूज़ और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की अटेम्प्ट सब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। डेथ सेंटेंस को बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया गया। केशव कुमार को बॉडी डिस्पोजेबल में मदद के लिए कॉन्विक्शन मिली। ईयर्स बाद जब लोग इस केस को याद करते हैं तो ज़्यादा फोकस तंदूर पर होता है, लेकिन कोर्ट के लिए ये केस एक मेथड का नहीं था, ये केस माइंडसेट का था। एक आदमी का बिलीफ कि अगर बॉडी ही ख़त्म हो जाए तो लॉ के पास कुछ नहीं बचेगा, और लॉ का जवाब कि बिहेवियर, इंटेंट और डिसीजंस खुद एविडेंस बन जाते हैं। इस केस से इंडियन फॉरेंसिक साइंस भी आगे बढ़ी, एज बॉडी इतनी ज़्यादा बर्न थी कि नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी। फेस डिस्टॉर्टेड था, लिम्स अलग हो चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने यहीं पर एक नया अप्रोच यूज़ किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस वक्त इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर थी। ये टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं थी, डेटाबेसेस लिमिटेड थे, लेकिन इस केस में अथॉरिटीज़ ने डिसीजन लिया कि जो रिमेन्स मिले हैं उनका डीएनए एनालिसिस किया जाना चाहिए और रिलेटिव के सैंपल से मैच करना चाहिए, और इसी मेथड से नैना सैनी की बॉडी को आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन दोनों मिली। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। कुछ भी कहो, सच कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।